प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को अपने अपने लक्ष्य के प्रति शिद्दत भरे तैयारी के साथ साथ हमसे जुड़े रहने और अपने सीरीज, अपने क्लासेस से संदर्भित बातों के लिए अपडेट रहने के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। जो संतुलन है तैयारी का, वो हमेशा सतत प्रयास में है और वह सतत प्रयास एक दो महीने करके इस कंपटीशन के समर में, खास करके जुडिशरी के, अब तो कोई भी सेक्टर कहने लायक नहीं बचा है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी हो, अगर कोई स्टूडेंट एसडीआई की तैयारी कर रहा हो या किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहा हो, कितने वर्ष लगेंगे कुछ पता नहीं है। हम आप सभी अधिवक्ता साथियों से सिर्फ इतना कहेंगे कि जो चीज़ आपके अपने बस में नहीं है, उसके लिए जोर ज़बरदस्ती की वो सीमा नहीं क्रॉस करनी चाहिए जो क्रॉस करते ही आप कानून के दरवाजे पर बेवजह दोषी सिद्ध हो जाएं। आपको अभी हालिया प्रकरण में ये जो एक पूजा खाड़ेकर करके एक आईएएस ऑफिसर की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। आप लोगों के परिचित में भी ऐसे तमाम लोग हो सकते हैं जो ऐसे प्रकार के सर्टिफिकेट बनवाकर और चुपचाप अपनी जॉब कर रहे हैं। आपको पता है, प्रामाणिकता भी है, लेकिन आप कभी शिकायत करने नहीं जाते। ये आपकी साधुता है, ये आपकी साधुता है। और ठीक उसी प्रकार की साधुता है जैसे महाभारत में विदुर थे। विदुर हर प्रसंग पर जहाँ उचित था उन्होंने धृतराष्ट्र से शिकायत करी। जितना लड़ सकते थे, जितना वो दास पुत्र की हैसियत थी उनकी, बहुत बड़ी औकात नहीं थी जितना बड़ी औकात भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की थी, लेकिन बेचारे वो बोले। ऐसे ही जब महाभारत की सभा, महाभारत का युद्ध बिल्कुल सन्निकट था और उस समय आह्वान किया जाता है कि अभी भी किसी को लगता है कि यह जिस दल में हम हैं वो दल हार जाएगा, तो अभी भी पाला बदल सकता है। ऐसे में कौरवों की तरफ से भी कुछ लोग क्या, एक व्यक्ति था, नाम में क्लियर नहीं हूँ, विकर्ण ही था कोई और इधर की सभा से भी ऐसे एक एक व्यक्ति ने अपने पाले बदले थे। लास्ट समय में लिया गया ये डिसीजन उसके अंतर मन का परिणाम था। यहाँ संसार में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। जो भी आप वैभव देख रहे हैं, पद प्रतिष्ठा देख रहे हैं, क्षणिक है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता इसको पाने में जो आप ऊर्जा खपा रहे हैं वो पागलपन है, सनकपना है, निराशपना है। नहीं, यह पूरा देश, संसार, राज्य व्यवस्था से चल रहा है और व्यवस्था में आप एक पद अधिकारी बनने की लालसा रखते हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं है। गुनाह ये तब हो जाता है जब आप व्यवस्था, भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। और भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं। उन विभिन्न रूपों में एक जो प्रसंग आप लोगों ने भी हालिया देखा, आज मेरे पास एक अधिवक्ता साथी द्वारा, शायद सहारनपुर या शाहजहांपुर, मुझे क्लियर नहीं है, वहाँ से एक बच्चे ने मुझे पोस्ट किया, किसी मिश्रा नाम की लड़की, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए कि मीडिया पे वो चल रहा है, शायद आप लोगों तक पहुँचा हो। वो पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए उसने शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लगाया। अगर ये सत्य है तो आप क्या समझते हैं, जो रिजर्वेशन कोटे के बच्चे हैं, जो प्री में सही अंक लाने के लिए जो पढ़ाई करने के समय लागत लगती है, हमारा स्पष्ट बताना है, जो कोचिंग में पैसा लगता है, किताबों में खर्चा होता है, मतलब सीमित संसाधन जो मिनिमम चाहिए उसको तक जुटाने में वह वर्ग जिसकी वो सीट है जतन नहीं कर पा रहा, उसकी सीट कोई और हड़प ले रहा, ऊपर से गाली भी दे रहा। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिस कैटेगरी पे आप, कैटेगरी से एलर्जी नहीं है, कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी से नहीं, वो जो नंबर है कम ज़्यादा, ये बड़ा मायनेफुल है, क्योंकि आपकी अर्हता वो नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है, जो एक अच्छा दलील दी जाती है ना, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया जिस पर ओबीसी लॉबी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी कि इकोनॉमिकल वीकर को
कभी भी जजमेंट पास नहीं करना चाहिए, रिजर्वेशन को नहीं देना चाहिए। और आपको अगर याद दिलाऊं तो आप सहमत होंगे, उदय उमेश ललित सर, यू ललित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से वो इस निर्णय में सरकार में अल्पमत के निर्णय के भागीदार थे। चीफ जस्टिस होते हुए उन्होंने क्या फेवर किया कि संविधान ये नहीं कहता कि अर्थ के अभाव में, अर्थ के यानी गरीबी में अगर कोई जी रहा है तो उसको रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन बाकी 3 जजों ने सपोर्ट किया, 5 न्यायमूर्तियों की पीठ थी, शायद मुझे क्लियर है। तो इस पर जो जजमेंट TWS का आया वो फाइनली इसी फेवर में आया कि जो गवर्नमेंट ने पास किया ठीक है, सामाजिक तबके में बराबरी लाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज भी OBC लॉबी जो वर्तमान में अखिलेश यादव जी को सत्ता में आने के आहट दे रही है, जो अखिलेश यादव जी की पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर लगभग 36 सीटें 37 सीटें दे गई है, वो वोटर ये कतई नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि सवर्णों को EWS आरक्षण क्यों दिया गया। ये सच्चाई है। अगर आपका यार मित्र कोई कितना भी ऐसे साथ बैठ के एक ही थाली में दाल रोटी खा रहा हो, लेकिन 2-3 मुद्दे पर आदमी बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, अपने संबंध नहीं खराब करना चाहता, रिजर्वेशन और कास्ट, इस पर छेड़ता नहीं आदमी। मैं आपको बताऊं, जिस टाइटल से मैं हूं, हमारी टाइटल को पूरे ऑल इंडिया में जनरल कैटेगरी में रखा गया है। जनरल कैटेगरी में जब मंडल कमीशन के खिलाफ मूवमेंट चला तो सवर्णों के विरुद्ध आचरण होने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह का पुतला फूंका जा रहा था, जगह जगह गालियां दी जा रही थी। वो भी सवर्ण थे, जाति से ठाकुर। लेकिन इतना विरोध हुआ कि दिल्ली में पार्लियामेंट के थोड़े से बगल में आत्मदाह करने वाला अगर आप भी आज सर्च मार देंगे तो वो गिरी गोस्वामी ही मिलेगा। ये इसलिए मैं इतना होते हुए भी उस पक्ष की भी बात करता हूं। न्याय किस बात का है भाई? न्याय किस बात का है? अपना पराया देखकर हम जज की कुर्सी पर बैठ जाएं तो सपने बुने कि अपनी पीढ़ी को हम सेट करके जाएंगे, चाहे हमारा लड़का कितना गधा हो। अपने दम पर प्रतिभा लेके आए तो एक ऑफिसर का बेटा ऑफिसर बने, इसमें कोई अपराध नहीं, कोई अन्याय नहीं। लेकिन मूर्खाधिराज है, पैसे के बूते आप जुगाड़ के बूते फाइल आगे बढ़ा दें, ये गलत है। तो हम बात किस पे कर रहे थे? भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार के इस अंश में जिसको रोकने की आहट में 2 गवर्नमेंट, अखिलेश जी की, मुलायम सिंह की अपनी वाली, और अगर दोबारा अखिलेश जी चुन के आते तो क्या आपको उम्मीद है कि जो 610 सीटियाँ उन्हीं के द्वारा निकाली गई थी वाकई में अपनी सत्ता में वापसी आने के लिए उन्होंने आखिरी अस्त्र का प्रयोग किया था। और जिंदगी भर, मेरी उम्र के जितने बच्चे होंगे या 10 साल छोटे वाले भी कान खोल कर सुने, आने वाले 50 साल में जब युवापन आपका ख़त्म हो जाएगा, बुजुर्गियत में आएंगे, ये स्वीकार करेंगे कि अखिलेश सरकार में जितनी सीट आई थी वजह उनकी भी लालच थी कि मैं सत्ता में दोबारा आना है। जितनी सीट उन्होंने लाई थी और जितनी भर डाली, ये गवर्नमेंट कभी भर के दिखाए। इस गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा, इसीलिए बीजेपी जब एक सत्ता में बाहर हुई तो 14 साल बाहर रही, और अब की बार अगर ये गई, जिसके संभावना बड़ी प्रबल है। मैं इसलिए पर डे इस पर चोट मारता हूँ, हमारे कुछ अधिवक्ता साथी जो कट्टर समर्थक हैं उनको थोड़ा चोट लगती है। हमें चोट की चिंता नहीं है, हम जिस मकसद के लिए मर रहे हैं कुछ ऐसा करना अपने मर्यादा में रहते हुए जिससे सरकार हमारी वैकेंसी को निकाले, सुस्त न पड़े। अधिकारी इतना ज़्यादा मतलब लाल फीताशाही के शिकार हैं, इतना बेपरवाह हैं, जैसे लगता है योगी जी का कुछ असर ही नहीं है। योगी जी हैं भी कि नहीं, उनको गोल गोल घुमाने की एकदम पारंगत हैं सारे अधिकारी। आप इसी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर किसी अधिवक्ता ने बड़ी लंबी चौड़ी सफाई दी, ऐसा नहीं वैसा होगा, आने की कोई संभावना नहीं है, हमारा अस्त्र चल गया। तुम अगर YouTube चैनल चलाते हो तो अपने यूट्यूब पर फूंको, और अगर नहीं चलाते हो तो अपनी मर्यादा में रहो। तुम्हारे इस बकवास से, चाहे वो सत्य ही हो, कितने लड़कों का अहित होगा, कितने लड़कों को आप डिप्रेस करोगे, इसका अंदाजा तुम्हें है? वैसे शायद डायरेक्ट ये लाइव वीडियो तो वो नहीं सुनेगा, लेकिन कोशिश तो करेगा कि हमने इतना लिखा था, हमको सुनाया गया कि नहीं सुनाया गया। तो उसको स्पेशली कह रहा हूँ
ऐसे आतिशों से मैंने जब चैनल शुरू किया था तभी ये स्वभाव में था। हम बक्सने के मूड में नहीं रहते और बार बार दोहरवाना नहीं है, हमें उसका शौक ही नहीं है जिसके चक्कर में तुम पड़े हो। तुम्हारे चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, तुम रहो चाहे भाड़ में जाओ। इसलिए मकसद साफ है, हमारा यहाँ बैठकर प्रवचन करना उद्देश्य नहीं है। ये बातें अलग हैं, तर्कसंगत, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकली जो घटनाएं ताज़ा घटी रहती हैं उससे रिलेटिव बातें मैं कर देता हूँ, लेकिन मूल मकसद ये है कि हमारे से जुड़े हुए अधिवक्ता साथी या पीसीएस, आरओ, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी सेक्टर की जो वैकेंसीज हैं समय से आए, उसको पारदर्शी ढंग से भरा जाए। क्यों इतना देरी कर रहे भाई? और देरी कर रहे तो आपको एक नोटिस निकालने में कि इस महीने नहीं अगले महीने तक आ जाएगी, परेशान ना हो। बच्चे इतना परेशान हैं, आप क्यों गोल मोल आप उत्तर दे रहे हैं जुडिशरी के लिए? आपको पता होना चाहिए कि 30 जुलाई तक बच्चे यूपीजे की कॉपी देखेंगे। इसके बाद उल्टी गिनती मिसाइल दगने की शुरू हो जाएगी। कमीशन क्या जवाब लगाएगा, कमीशन क्या सफाई देगा, वो आप लोगों के सामने आएगा, छिपेगा थोड़े। अब तो न्यायालय में प्रोसीडिंग है, आर्डर जब पास होगा तो सारे बयानात नोट होंगे। तो चिंता नहीं करनी। कल के वीडियो में भी यही आगाह किया था, किसी धर्म संस्था खास करके जब जिसमें हम कितनों भी बातें करें, लेकिन ना हम अपनी कास्ट मिटा सकते हैं, ना हम अपने को हिंदू कहने से पीछे रोके जा सकते हैं। वो कॉलम भरना पड़ता मुझे हिंदू। तो शास्त्र सम्मत बातें करना, शास्त्र के विरुद्ध आदर्शात्मक बातें करना, ये अलग बात है। लेकिन जो जेन्युइन सबसे व्यवहारिक सच्चाई है वो क्या है? उत्तर प्रदेश हो या बिहार या पूरा अखंड भारत, जाति सबसे बड़ी सच्चाई है। कल के वीडियो और आज के वीडियो में यही डिफरेंस आपको समझ में आएगा। इसीलिए जो एकांगी मुझे सुनेगा वो नफरत से भर जाएगा, लेकिन जो सार्वभौमिक सुनेगा उसको समझ आएगा कि अगर सर जी कह रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट क्या है। और अगर कॉन्टेक्स्ट को छाने बगैर आपकी आस्था को चोट पहुंच रही है तो पहुंचे चोट, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे वो विज्ञ, वो मूर्धन्य, शब्द सुनिए, वो विज्ञ, वो मूर्धन्य, वो अत्यंत वयस्क, मैच्योरिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि वो आधार रेखा पे जीवित, सजग, सतर्क अधिवक्ता गण बंधु और बहन हैं जिन पर मैं फक्र करता हूं। आप जैसे फकरिंदों के फुकर फुकर करने से कुछ नहीं होगा। आपकी बुद्धि आपको सलामत। मारे तनमना के चैनल, अरे और कुछ अपनी मोबाइल मत तोड़ लेना। जैसे पाकिस्तानी जब पाकिस्तान मैच हार जाता टीवी फोड़ते हैं, क्योंकि सार्वभौमिक सोच रखना और निंदा को सही ढंग में, सही वे में लेना सबके बस की बात नहीं है। न्यायिक सेवा में अगर अपर जिला जज बनने का सपना है तो अधीरता मत लाइए। न्यायाधीश बनना है जूनियर डिवीजन में तो अपनी मैच्योरिटी के कारण ही ये सब ताना बाना बुन रहा है। आप देख रहे हैं ना, कहीं 2 साल का, कहीं 3 साल का अनुभव लगता ही जा रहा है। कोई स्टेट बाकी नहीं है। मध्य प्रदेश में फाइल घुमा दी गई कि 2 साल का अनुभव अनिवार्य है। इसका सारा माजरा एक है, इमैच्योर लोगों का जज बन जाना। और आज से नहीं, ये 12 से शुरू हुआ है। हर इधर आते आते हर स्टेट में इसकी मतलब थू होने लगी कि ये जो जजेज और अधिवक्ता बहनें जो जज बन के बैठती हैं, बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। ये 10 साल तक वहाँ केवल विभाग पर धब्बा होते हैं। इनको मूर्ख कौन बना रहा होता है? ज़्यादा एज वाले कोर्ट साहब, पेशकार तक उल्लू बनाए पड़ा रहता है। उससे निपटने के लिए ही ये सरकार, न्यायालय, हाईकोर्ट कहीं तो ठीकरा फोड़ेगा। वो बात अलग है कि उसकी अपनी खुद की भर्ती नहीं होती, उसकी अपनी खुद की परीक्षा नहीं होती। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति बनने के लिए कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जाती। ये तो पता है ना। आप खुद सोचें, केजरीवाल जैसे पार्टी के सत्ता में इतने प्रचंड बहुमत से चुने जाने के बावजूद दिल्ली में केजरीवाल जी की चल रही है या गवर्नर की? गवर्नर राजतंत्र है या गवर्नर चुनकर आया है? यही बात तो डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने ललकार कर कह दिया था केंद्र सरकार को। अमित शाह को लग गया चुनना, पूरी फाइलें पलट दी, अध्यादेश लगा करके उसमें नया कानून बना दिया। लो खत्म। तो डार डार में पात पात, ये होता है। एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। जब जगमोहन सिन्हा, याद कीजिए, इंदिरा के इलेक्शन को अवैध ठहराए
तो पूरी ताकत लगाकर इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट में लालच दिया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने उस आर्डर को क्वेश करके उनकी पद स्थित स्थापना बरकरार रखी। पढ़िएगा जगमोहन सिन्हा का आर्डर। मैं सैल्यूट उसको नहीं करता जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति, मैं सैल्यूट सिन्हा सर को करता हूं जो व्यवस्था को आईना दिखा दे। और आईना दिखाए इसलिए नहीं कि उसका नाम हो जाए, ना ना ना, न्याय संगत। कानून कहता क्या है, ऐसे भी आख्यान, ऐसे भी कहानियां आप सुने होंगे जब ऐसे मौके आए हैं, राजतंत्र जब हुआ करता था कि उनका बेटा ही उनके न्याय के कटघरे में आ गया, आज कैसे न्याय करेंगे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी कहीं और दूसरे की है, अपने बेटे के खिलाफ वो कफन मांगते हैं महाराज। सत्य की परीक्षा देखिए। ये आजकल के न्यायमूर्ति ये इस लेवल की जो भावना नहीं रखेगा वो न्याय के पद लायक वास्तव में नहीं होता है, लेकिन विडंबना है, क्या कर सकते हैं। हम कल तो यही कह रहे थे कि जब हम लोगों में एक यूनिटी नहीं है, हम कोई पॉइंट पर एक साथ नहीं हो पाते। कुछ बच्चों ने इसी कैंपेन चलाने की कोशिश की है, ग्रुप भी बना रखा है, लेकिन बच्चे उतना जानकार होते नहीं, मूवमेंट का उनको अनुभव होता नहीं। और ऊपर से जो हम लोगों ने खुद 2018 में हमने पर्सनली तो कुछ खास नहीं, लेकिन उसमें जो बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जो हिंदी 100 नंबर की आपको आई, जो 100 नंबर की हिंदी PCS जे में आई, वो हम लोगों के मूवमेंट का परिणाम था। हम उसमें श्रेय नहीं ले रहे, लेकिन उसमें जो बच्चे लगे थे उनको श्रेय जाता है। वो सारे बच्चों ने मिलकर प्रयत्न किया। तो ये अब की बार क्या हुआ है, अगर आप हमारी वीडियो कायदे से लिसन कर रहे हैं रेगुलर, तो आप इस बात से सहमत होंगे, अगर आपने PCS जे की कॉपी देख ली है तो आप पाएंगे काफ़ी बच्चों को लैंग्वेज में ही धर दबोचा है कमीशन ने। ये विवाद किसका है, किसी लॉ वाली कॉपी का थोड़ा है। सब कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज वाली कॉपी में गड़बड़ हुई है। आप जरा सोचें, इमेजिन करें। और ऐसे ऐसे बच्चों को धर दबोचा है जो इंग्लिश के सुपर मास्टर हैं, अच्छे लिटरेचर लिखते हैं, हिंदी में उनकी अच्छी पकड़ है, भाषा शैली अच्छी है, उनको हिंदी में 37 नंबर, 22 नंबर 100 में आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि आपका फोकस हमेशा 24 घंटा केवल लॉ नहीं होना चाहिए। लॉ एक समराइज या कह सकते हैं एवरेज मार्किंग वाला सब्जेक्ट महसूस करें। हमारे एक अधिवक्ता साथी मैचवेयर हैं, उन्होंने हमको ये बताया, उनके अनुभव से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस पर गंभीर नहीं हैं, यानी लैंग्वेज के पेपर को आप हल्के में ले रहे हैं, अरे हम तो हिंदी मीडियम के, हमको हिंदी आती है, हम तो इंग्लिश मीडियम के, हमको इंग्लिश आती है, माफ़ करें, यहीं आप चूक करेंगे फिर। और ध्यान रहे, अब की बार 303 सीट नहीं आ रही, 218 ही आएगी। जब भी आए, हम कहते हैं नवंबर में आए, दिसंबर में आए, जे की बात कर रहा हूँ। APO के बारे में इसके पहले ही आने की मुझे पूरी संभावना है। बाकी बातें कुछ भी की जा सकती हैं, घटनाएं कुछ भी घट सकती हैं। आज जो हम लोग देख रहे हैं, क्या अंदाज़ा हम सबने लगाया था, कल को किसने देखा है। हम कोई वेद व्यास हैं, हम कोई भविष्य वक्ता हैं। हम पर डे आपसे बात ना करें, 2-3 दिन अगर क्रैश कर जाए, 2 दिन भी क्रैश कर जाए, तो ऑटोमेटिक हमारे पास अधिवक्ता बहनों का जो रेगुलर लिसनर हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सर की वीडियो से ही हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वो बच्चों के हित में तो अहित हो जाएगा। इसलिए अपने तबीयत का ख्याल रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, मैं ये कोशिश करता हूँ कि पर डे आपसे तादाद में बना रहे। मेरा उद्देश्य किसी को उद्वेलित करना, किसी जाति धर्म विशेष संप्रदाय को भड़काना या उससे द्रोह पाल लेना, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा मूल मकसद मात्र ये है कि हम जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, हमें अवसर तो मिले, और वो अवसर प्रदान करने वाली संस्थाएं अपने दायित्व का निर्वहन तो सही से करें। आपको इस पर ताजुब कभी नहीं हुआ कि ये सर एक भी दिन बगैर नागा किए निःशुल्क हर तरीके की सूचनाएं जो लगभग प्रमाणिक होती हैं देने की कोशिश करते हैं, इसके लिए थैंक्स तो नहीं निकला। लेकिन आप कौवा का कान लेकर कटी पतंग की तरह भाग खड़े हुए, जाइए, हमेशा के लिए जाइए, हम हाइड कर दिए, सेवा समाप्त है, अपनी मोबाइल अचार डालिए। मुझे इससे प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं बार बार चेताता हूँ, अपना ही आप नुकसान करेंगे। अगर आप टिके रहेंगे, सब्र है, संयम है, तो यही चैनल आपको उस समय बड़ी मदद दे सकता है जिस समय आपकी परीक्षाएं हो रही होंगी। पिछले ही बैच में जो अनुभवहीन थे, बेचारे पहली बार बैठे, उन बच्चों ने स्वीकार किया, सर अरे आपको मैं क्या बताऊं, आप जो रेगुलर ऐसे बैठ के केसला बोले हैं वो हमने लिख डाले हैं। मैं ऐसे बच्चों को सैल्यूट करता हूं।
मैंने तो ये उम्मीद ही नहीं पाली थी। मैं तो सुनने के निस्बत बोल रहा था, कोई लिख भी रहा है ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। और आने वाले समय में क्या वादा करते हैं, कम से कम इतना तो कर सकता हूँ, जिस समय आपकी परीक्षाएं निकट होंगी उस समय ये बातचीत तो होगी। ये बातचीत दूसरे पॉइंट से की जाती है, लेकिन साथ ही साथ रेगुलर लॉ से रिलेटेड हर सब्जेक्ट पे बात करूँगा आपसे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, प्री के भी मेंस के भी। भले से हमारी सीरीज चलती है, ये सर्व जनहिताय सर्व कल्याण हेतु रहेगा, निसंकोच भाव से रहेगा। लेकिन जब जुड़े रहेंगे तब ना, इसमें हमारा क्या नुकसान है भाई। इसलिए किसी भी चीज को, कोई भी चीज हमारे द्वारा अगर कही जा रही है तो उसका एकाएक सडनली मीनिंग्स ना निकालें, उसके एस्पेक्ट को समझें। परिप्रेक्ष्य हिंदी में सही शब्द है। अगर परिप्रेक्ष्य आप समझेंगे तो हमें कभी गलत नहीं पाएंगे, मेरा निजी विश्वास है। और आप सहमत हो जाएंगे अगर रेगुलर आप 3 महीने से सुन रहे होंगे। स्वाभाविक पक्ष को समझने की कोशिश करें, और हम 1 सेकंड देर नहीं लगाते, चाहे वो कितना बड़ा हित हुआ हो। अगर गलत किया है तो बोला जाएगा। मैं ये डरता नहीं कि अरे हमारा बड़ा एहसान है पुराना, होगा, रिश्ते खत्म कर ले जाए, लेकिन गलत सुने, गलत किया तो सुने। और निर्विवाद रूप से कहता हूं, क्या ऐसा कहते हुए आप हमारे चेहरे पे कोई सिकन देख रहे हैं, या किसी दिन आपने मुझे भय में पाया हो? कोई व्यक्ति हमारे उस मुद्दे को लेकर अगर कोर्ट में आ जाए तो कोर्ट में हम उसकी बखिया उधेड़ने में कसर नहीं लगाएंगे। वो आएगा, हमारे ऊपर कार्यवाही विधि के लिए हो जाएगी उल्टी उस पर। ये समझ होनी चाहिए, और अपनी मर्यादा की अगर आपको पहचान है, कानूनी समझ है, तो फिर आप किसी के प्रति जवाबदेही बखूबी निभा देंगे। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतना नहीं बोलना, हमारी जिम्मेदारी इसमें भी है सुनने वालों का लेवल कैसा है। इसीलिए तो बार बार कहता हूं, चैनल उनको सीरियस शेयर करें जो सीरियस हैं, जो बार बार इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। मुझे यकीन है, मैं हमारी बात से आप सहमत होंगे, अगर वैकेंसी आ गई होती JAPO में से कोई भी या दोनों की, इस समय हम ये बात ही नहीं कर रहे होते। इस समय शायद जूरिस्प्रूडेंस पे या इंटरनेशनल लॉ पे स्टार्क और ओपेनहाइम को बता रहे होते, उनके स्टेटमेंट कोड कर रहे होते। आपको जुडिशरी, इंटरनेशनल जुडिशरी की कोड पे हम बातें कर रहे होते, उसके आर्टिकल पर बातें कर रहे होते, यूएनओ चार्टर के आर्टिकल पे बातें कर रहे होते। ये सब हो रहा होता, लेकिन यही होता है, कहते हैं कि डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस। अगर बहुत देरी हो गई तो न्याय नहीं होता। हमारे वो अधिवक्ता साथी जो पिछले ही बैच में भ्रष्टाचार के कारण सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, मेरा उनके प्रति, दुनिया तो बहुत बड़ी है, वैकेंसी 303 थी, लेकिन जो हमारे 52 बच्चे टेस्ट सीरीज से थे, जिसमें से 16 लोग ने इंटरव्यू दिया, 12 सेलेक्ट हुए। उसमें से जो नहीं सेलेक्ट हो पाए वो, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज में मेंस बहुत अच्छा लिखा, इंटरव्यू कॉल नहीं हुई, सबके प्रति हमारा आभार है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उसमें से कोई भी बच्चा मुझे छोड़कर गया नहीं है। भले वो टेस्ट सीरीज किया, उसको तब भी मैं उतना सम्मान देता हूँ। वो हमारे द्वारा दी जा रही इंफॉर्मेशन, मेरा उसका रिश्ता तब तक है जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता। छोटे से कार्यक्रम से अगर आप जुड़ते हैं तो आप ये सेंसिटिविटी, ये समझीपना, या जो व्यवहारिक बातें, जो कानूनी समझ डेवलप करती हैं, आपको यूं ही मिल रही हैं। क्या प्रॉब्लम है? हमें व्यवसायिक पैसे की तरह इसको नहीं हम इस्तेमाल कर रहे, नहीं, हमारा नजरिया ही दूसरा होता। और चैनलों की तरह मैं भी चुप्पी साध लेता। भाई क्या जरूरत है इतनी रात को भौंकने की, हैं? तो इन सब चीज़ों को समझिए और भ्रष्टाचार को भी समझिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हताश निराश होकर बैठ जाइए, अरे सर अब तो पता नहीं बहुत हो गया। आप अब गौर करें तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ ये 531 सेक्शन BNSS, अगर आप इसी पे काम करें तो ये बचे हुए 4-3 महीने जो भी हैं यूं ही निकल जाएंगे। और अगर आपने नोट्स पे काम किया तब तो आप ये कहेंगे उल्टे, हे सर जी अभी ना लाइए वैकेंसी। करने पे जुटिए, तो ललक पैदा कीजिए। मान लीजिए हमारी तमाम ऐसी अधिवक्ता बहनें हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आके प्रयागराज, मुखर्जी नगर में तैयारी करती हैं,
करीब 5 साल से ज़्यादा से वो करीब 10 एग्जाम फेस कर चुकी हैं, प्री नहीं निकाल पाई। आप क्या समझते हैं उनके सामने ये कम चुनौती है? 218 सीट, 114 सीट, वज्रपान जैसी चुनौती है। वो अपने रिलेटिव्स को, जो उनको पढ़ा रहा है, जो उनको इकोनॉमिकल बैकबोन है, क्या सफाई देंगी भाई? मैं तो उस दौर से गुजरा हूँ, 2011 से ही हमारे ऊपर से विश्वास उठने लगा था। स्वाभाविक है, हम मिडिल क्लास की फैमिली और लो फार्मर फैमिली खास करके इस लेवल पे होती है कि वो बच्चे को 30 साल तक यहाँ टिका दे, यही बड़ी बात है। आर्थिक रूप से चरमराया हुआ ग्राउंड होता है, और अक्सर 98% जो पीसीएसजी की तैयारी प्रयागराज में रह के कर रहा है, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, गांधी विहार, नेहरू विहार, वहाँ थोड़ा संपन्न लोग पहुँचते हैं, उनके पास पैसा है कोई भी कारण से, क्योंकि दिल्ली एक महंगा शहर है। मैं वहाँ रह के और रेंट दे करके उसका महीनों का चार्ज जानता हूँ। 1/3 में, वहाँ के 1/3 में यहाँ जीवन यापन कर सकते हैं आप। मतलब दिल्ली में रहने के लिए 15 रुपये चाहिए, यहाँ 5 में काम चल जाएगा। ये जो झेलते हैं आप, मैं क्यों अपने ही अनुभव से कहता हूँ कि कुछ करिए, कुछ अर्थ उपार्जन का अपना काम संभाल लीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत संभाल दिया आपको परिवार, भार मत बनिए। नहीं, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको लगेगा परिवार दे नहीं रहा है, और आप में विरोध पैदा हो जाएगा, और जब विरोध पैदा हो जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगा। आप अपने निर्दोष परिवार को जी भर गरियाएंगे महाराज, और विरोध ऐसा पाल सकते हैं कि अगर आपका खुदा न खास्ता सिलेक्शन न हुआ तो आप कभी घर ही न जाएं। इससे बचें। हमेशा ध्यान रखें कि वो माता पिता जो आपको अफसर बनने की चाह से यहाँ भेज देते हैं, उनकी औकात सही ढंग से आपको इंटरमीडिएट पढ़ाने की नहीं होती। बहुत महंगाई है। इन सब चीज़ों को जितना महसूस करते हुए पढ़ेंगे तो आपको नींद उड़ जाएगी, और आप पढ़ने में जुट जाएंगे, वैकेंसी पता करने में नहीं। आज भी किसी ने पूछा कि एपीओ कब आ रही है, कितना मना करें हम। ठीक है, तो आज की बातें पूरी। ऐसे कह सकते हैं कि कल की बात पर मैं सफाई तो नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहा कि किसी भी, ये मैं स्पेशली अनुरोध कह सकते हैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक है, बातों को कॉन्टेक्स्ट में लें, बातों को एक तरफा अपने ऊपर ना ले लें। उसके पीछे कोई कारण होता है तब मैं बोल रहा होता हूँ। किसी से ना मेरा विरोध है ना अनुराग। आज की बात पूरी। अपने सभी प्रिय अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए, और इस बात की विनम्रतापूर्वक अपील करते हुए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सीरियस एडवोकेट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के पास शेयर करें। आप सभी अधिवक्ता साथियों को बहुत बहुत सहयोग करने के लिए साधुवाद। कल फिर मिलेंगे पक्के वादे के साथ। चलते हैं। जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।